राम सर की आई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1932 की खतियान जो कैबिनेट से पारित हुई है, जिसे झारखंड के कैबिनेट ने पारित कर दिया है। उस खतियान नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, किन चुनौतियों का सामना करके अब इसे सफल होना है, उस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग समझते हैं कि ये पहले 1932 का खतियान क्या है। 1932 के खतियान के आधार पर आपको झारखंड मूल निवासी प्रमाण पत्र मिलेगा, आपको स्थानीयता का प्रमाण मिलेगा। ये झारखंडियों की एक पहचान का नीति है या पहचान की नीति है, और ये झारखंडियों के अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हर राज्य में कोई न कोई एक ईयर को वहां के निवासियों के लिए, और ज्यादातर राज्यों में 1932 की खतियान नीति को ही शामिल किया गया है या उसको अपनाया गया है। तो झारखंड में भी इसी को अपनाने के लिए आप देख रहे होंगे कि आए दिन, यानी जब से राज्य बना है तब से ये प्रयास हो रहा है। किंतु जब 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार थी तब बहुत सारे विवाद हो गए, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर उनके बाद अर्जुन मुंडा जी आए और उन्होंने 3 सदस्यीय एक आयोग बनाया था, और उस आयोग या कमेटी ने कोई विशेष उसका निर्णय आ नहीं पाया। और जब रघुवर जी की सरकार आई थी तो उन्होंने 1985 को आधार मान लिया और उसके आधार पर बहुत सारी नियुक्तियां भी दे दी। अब जब हेमंत जी की सरकार आई है तो उन्होंने अपने कैबिनेट से 1932 की खतियान नीति को पारित कर दिया है, और साथ में ओबीसी को 27% आरक्षण भी दे दिया है। ये जो सारी चीजें हो रही है झारखंड मूल के निवासियों को लाभ दिलाने के लिए हो रही है, उसको फायदा दिलाने के लिए हो रही है। जब उसका राज्य है तो उसके कुछ विशेष अधिकार हो, इसके लिए हो रहा है। तो लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या, आखिर किन किन और भी बाधाओं को हम लोगों को पार करना होगा, तब जाकर के 1932 की खतियान नीति लागू होगी। क्योंकि जिस तरह से भारत विविधताओं से भरा हुआ है, उसके बाद एक है, उसी तरह से झारखंड भी कई भाषा, कई संस्कृति, कई समुदाय और कई प्रजाति के लोग झारखंड में निवास करते हैं, और इन विविधताओं के साथ झारखंडियों को एक रहना है। झारखंड एक है, इस बात के लिए हम लोगों को 1932 या झारखंड के लोगों को 1932 की खतियान नीति को पास करवाने में इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और वहां पे यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनकी वो जो है, उनके लिए एक कसौटी का समय आ गया, उनके लिए एक चुनौती का समय आ गया है। तो देखिए क्या है, अगर ये वैधानिक चुनौती यानी विधान से संबंधित चुनौती, संविधान से संबंधित चुनौती की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात इसके सामने चुनौती है कि झारखंड के कैबिनेट ने इसको पास किया है। मंत्रियों का जो एक गुट होता है, कैबिनेट मंत्री का जो ग्रुप है, उसने इसे पास किया है। अब ये विधानसभा के पास आएगा, यानी जहां सारे विधायक बैठते हैं उनके पास आएगा, और वहां इसे पास करवाना पड़ेगा। अगर विधानसभा में ये पारित हो जाता है, विधानसभा में सारे विधायक एक मत हो जाते हैं झारखंड के कि ये झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड की पहचान का सवाल है, और वहां अगर विधानसभा में इसे पारित कर देते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा होगा। तो विधानसभा में पारित अगर हो जाता है कि सारे विधायकों के मत मिल जाते हैं सभी, चूंकि विधायक जो हैं वो कई पार्टियों से संबंधित है और पार्टियों की नीतियां अलग अलग हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे विधायक इस नीति पर एक हो पाएंगे। ये पहला सवाल है, और ये विधानसभा में होगा। क्या सभी झारखंड की अस्मिता और झारखंड की पहचान के लिए एकजुट हो पाएंगे, जो अक्सर नहीं हो पाता है। तो अगर ये हो पाया तो आपका विधानसभा में पारित हो जाएगा। विधानसभा में पारित होने के बाद वो पहुंचता है राज्यपाल के पास, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं।
तो राज्यपाल अब ये देखना है, राज्यपाल देखेंगे कि क्या ये संविधान सम्मत है कि नहीं। यानी जब विधानसभा में लोग पारित करें तो सारी वैधानिक चुनौतियों से संबंधित जो जो बातें आएंगी, विधान से संबंधित जो जो बातें आएंगी, उन सबको सुलझाते हुए अगर वो विधानसभा में पास कर देते हैं तब राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी, वरना राज्यपाल इसको वापस कर देंगे। तो दूसरी जो चुनौती होगी वो राज्यपाल के समक्ष होगी। तीसरी, केंद्र सरकार क्या राज्य द्वारा पारित, राज्य के द्वारा पास किए गए वो मसौदे को, नीति को केंद्र सरकार स्वीकार करेगी। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को फिर उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करना है। 9वीं अनुसूची क्या है? आपको पता होगा जब संविधान बना था तो सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची क्या है भाई? तो जिन विषयों को, जैसे अभी हमारा विषय जाएगा 1932 का खतियान, जिन विषयों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी उस पर यह सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता कि यह संविधान के विरुद्ध है, इसलिए 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। अभी शायद इसमें 284 विषय शामिल हैं। ज्यादातर विषय जो हैं वो भूमि सुधार से संबंधित इसमें शामिल होते हैं। और यह मुद्दा चूंकि स्थानीयता भूमि से संबंधित है, 1932 के खतियान जो यहां पे भूमि खरीदे उससे रिलेटेड है। तो अगर बाकी और भी जो संविधान और विधि कहता होगा उस संवैधानिक और वैधानिक नीतियों के साथ उनमें अपने दिमाग को लगाते हुए हमारे जो नेतृत्व करता है, हमारे जो नेता हैं, वो अगर इसको ले जाते हैं तो 9वीं अनुसूची में भी इसको रखा जा सकता है। यद्यपि बहुत सारी बातें हैं, अगर वो सब बातों पे चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये चुनौती है कि 9वीं अनुसूची में भी ये बात शामिल हो जाएगा, तभी ये बातें लागू हो पाएंगी और तभी आपको जो 27% आरक्षण ओबीसी का और 10% आरक्षण जो है वो जनरल कैटेगरी का जो मिलता है वो मिल के हो जा रहा है। पूरा आरक्षण जो हो रहा है वो 77% हो जाएगा। तो क्या वो मंजूर होगा? क्या वो केंद्र के लोग इसको स्वीकार करेंगे? यद्यपि हम जानते हैं कि तमिलनाडु में ये 69% आरक्षण दिया जा रहा है वहां के लोगों को, जिसमें ओबीसी को 50% आरक्षण मिलता है वहां पे। तो अगर हम लोग बहुत चालाकी से, विद्वान लोग एक एक बातों पर ध्यान रखते हुए उसको वहां पेश करेंगे, राज्य की समस्या, यहाँ के युवाओं की समस्या और ये दृष्टिकोण सही से रख पाएंगे तो शायद रखा जा सकता है। क्योंकि आखिर तमिलनाडु ने किया तो इसी तरह से किया होगा। और महाराष्ट्र में भी 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है। और जो खतियान नीति या स्थानीयता की नीति है सभी राज्यों में अलग अलग, तो उन लोगों ने भी बहुत इसी तरह का संघर्ष किया होगा, इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया होगा। चुनौती जो अगली है वो राजनीतिक व प्रशासनिक चुनौती है। क्योंकि क्या हुआ है कि जो झारखंड में खतियान का सेटलमेंट हुआ, सर्वे हुआ है, वो अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। जैसे संथाल परगना में अलग समय में हुआ है, पलामू में अलग समय में हुआ है, कोल्हान क्षेत्र में अलग समय में हुआ। देखिए ये इस तरह से, जैसे सिंहभूम क्षेत्र यानी जो कोल्हान क्षेत्र है उसका सेटलमेंट या सर्वे जो है 1964 में हुआ है और ये इससे पहले 1927 में हुआ है। तो अगर 1964 के सर्वे में जो लोग 1927 में थे वो भी शामिल हैं, तो झारखंड के मूल निवासी को जो ये सब सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनके पास भी 1964 है अर्थात 1927 में भी होंगे। यद्यपि कई नए लोग भी इसमें सर्वे में अपना जमीन खरीदे होंगे, लेकिन 1964 के को अगर देखते हुए हम लोग 1927 को, चूंकि उसमें लिखा हुआ जो लोग 27 के हैं उन्हीं 27 के आधार पर 64 में कोल्हान क्षेत्र में सर्वे हुआ था। दूसरी बात, CNT एक्ट 1908 में पारित हुई थी। यहाँ पे कई क्षेत्रों में जो धनबाद, कोडरमा और ये सब बहुत सारे क्षेत्र हैं, हजारीबाग वगैरह में और भी कई जगहों पे 1932 में सर्वे जो खतियान बना था उसके आधार था। पलामू में सर्वे 1915 से 20 के आसपास हुए थे और वहाँ पे
1920 ईस्वी का खतियान है। संथाल परगना क्षेत्र जो है 1925 में वहाँ पे सर्वे हुआ था और वहाँ का खतियान 1925 ईस्वी का है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर झारखंड के सभी विद्वान, झारखंड के सभी नेतृत्वकर्ता नेता लोग सही मंशा से एक साथ बैठ कर बात करेंगे, या फिर सरकार जो है सभी लोगों के विचारों का सम्मान करते हुए एक सही निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि 1932 का खतियान किस प्रकार लागू किया जा सकता है। क्योंकि 1932 में देखिए 1920 वाले भी आ जाएंगे, 1925 वाले आएंगे, 1908 वाले आएंगे, 1964 वाले आ जाएंगे, इस आधार पर 1927 के आधार पे ये हो सकता है। तो इस तरह से 1932 का खतियान लागू हो सकता है। और या फिर एक कुछ कॉमन रास्ता निकाला जा सकता है। तो ये चुनौतियां उसके पास जो है वो राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां हैं कि सभी वर्ग के नेता, जो सभी पार्टी के नेता, सभी समाज के नेता जो हैं वो सब क्या इस विषय पर एक हो पाएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है सबके सामने। सामाजिक चुनौतियां भी हैं। सामाजिक चुनौतियां क्या है भाई? ये बड़ी चुनौती है भाई, क्योंकि कई लोग भूमिहीन हैं जिनके पास आज जमीनें नहीं हैं। तो उनके लिए क्या होगा? भूमिहीनों के लिए फिर किस तरह की नीति होगी, क्या नीति अपनाई जाएगी भाई? एक बहुत बड़ी समस्या है। समाज में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे झारखंड में हैं जो जिनको कई कारणों से, आप देखे होंगे राज्य जब अलग हुआ था तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य के लिए, कई अन्य बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए, कई अन्य दूसरे कारणों से जमीनों की बिक्री करनी पड़ी और वो भूमिहीन हो गए। कई लोग तो पहले से अंग्रेजों की नीतियों के कारण से और उसके बाद के कई कारणों से भूमिहीन रहे, जबकि वो मूल झारखंडी हैं। तो उसके लिए सरकार क्या नीति अपनाएगी? दूसरी बात कि 1932 से पहले या 1932 के बाद के में भी कई लोग भूमिहीन हैं। 1932 से पहले भी भूमिहीन थे और वो आज भी उनके वंशज हैं। और 1932 के बाद मान लीजिए कोई भूमिहीन हो गए होंगे तो उनके साथ क्या नीति अपनाई जाएगी, उनको कैसे पहचान मिलेगी? ये एक बड़ी बात है कि ये बड़ी समस्या हो सकती है कि कई लोग जो हैं वो अपनी भूमि को बेचना पड़ा उनको। और 1932 में मान लीजिए वो थे और 1932 के बाद किन्हीं कारणों से उनको जमीन बेचना पड़ गया और भूमिहीन हो गए, तो क्या होगा? तीसरी बात, जो 1932 से पहले तो थे या बाद में 1932 में आए लेकिन कभी तक जमीन नहीं खरीदे, अपने सरकारी नौकरी या कहीं नौकरी का जो क्वार्टर मिलता था उसी में उनकी पीढ़ियां रह रही है, तो उनके लिए क्या होगा? तीसरी बात, ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित करने के, जैसे एक बात बोला गया है, ग्राम सभा जो प्रमाणित बोला कि भूमिहीनों को या ग्राम में जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वहां ग्राम सभा जो है मुखिया के नेतृत्व में उन्हें प्रमाणित करेगा कि ये स्थानीय हैं कि नहीं। लेकिन ग्राम सभा द्वारा पारित होने के बाद क्या सबूत है या क्या प्रमाण होगा कि सीओ या सीआई ये जो हैं या बीडीओ, जो सीओ और बीडीओ के दोनों के पद पे रहता होगा, वो इसको स्वीकार ही कर लेगा? क्योंकि सरकारी काम करने वाले अपने कुछ नियमों से बंधे होते हैं, उनको अपनी नौकरी जाने की खतरा रहता है। तो वो क्या करेंगे? बताएंगे कि नहीं आप 1932 लागू हो जाएगा तो बोलेंगे 1932 का खतियान ले आओ, अगर खतियान नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो वापस आ जाएंगे, उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये एक चुनौती है। अगली बात, क्या कमजोर ग्राम सभा तथा मजबूत नौकरशाही, क्योंकि नौकरशाही कभी ये काम को स्वीकार नहीं करेगी, वो 1932 का खतियान मांग देगी। और अगर ग्राम सभा कमजोर रहेगा कि उसके बातों को नहीं मानेगा, ग्राम सभा लिख के दे दिया, सीओसीआई नहीं मान रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी व्यवस्था रहेगी हम लोगों की प्रशासन की, तो बहुत सारे भूमिहीन लोग जो हैं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो या तो हम लोगों को कोई एक रास्ता निकालना होगा कि क्या करना होगा। ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार दे देने होंगे कि उनके द्वारा सत्यापित, उनके द्वारा प्रमाणित व्यक्तियों को जो स्थानीयता के लिए प्रमाणित करेंगे उनको सीओ या सीआई नहीं काट पाएंगे और उसके आधार पर उसे स्थानीय प्रमाण पत्र लागू करेंगे। लेकिन उसकी फिर अपनी अड़चने हैं कि ग्राम सभा फिर हो सकता है कि ग्राम सभा पर जब कोई अंकुश नहीं रहेगा, उसको असीमित अधिकार मिल जाएंगे। तो जैसे ही किसी को असीमित अधिकार मिलता है उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है भारत में, क्योंकि हम लोग नैतिक रूप से हमारा समाज बहुत भ्रष्ट हो चुका है। और वैसे भ्रष्टाचार में बहुत सारे वैसे लोग भी जो इसके हकदार नहीं हैं वो ग्राम सभा से
पास करवा लेंगे इसको कि मैं भी खातियानी हूं या मैं भी 1932 का खातियानी हूं, भूमिहीन था। तो ये एक बहुत समस्या, भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, इसको कैसे पाटा जाए। इसीलिए समाज में माना जाता है कि समाज अगर मानवता का समाज है तो उसको हमेशा ईमानदार है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ईमानदार रहना होगा आपको। जहां ईमानदारी चली गई है वैसे समाज में न्याय स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है, जैसे कि यहाँ हो रहा है। पूरा भारत जो है भ्रष्ट हो चुका है इस मामले में, और यहाँ पे कैसे हो पाएगा, ये तो एक यही चुनौतियाँ हमारे सामने दोस्तों। तो इन चुनौतियों को अगर हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकार नहीं मतलब हम लोग सुलझा लेते हैं, तो 1932 का जो खतियान है वो लागू हो जाएगा। यही चुनौतियां जो हैं हमारे आगे मुंह बाए खड़ी हैं। धन्यवाद। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें दोस्तों।